चलो देखो बेटा सामने। हेडिंग लिखिए, आज हम लोग करेंगे सब्सिडरी बुक्स। हेडिंग लिखिए बेटा, सब्सिडरी बुक्स आज हमारे टॉपिक का नाम है। चलो इसमें लिखना शुरू करिए सब लोग। इसके बाद करेंगे वो जीएसटी वाली जो अकाउंटिंग आई है, इसके बाद सब्सिडरी बुक कर लो, उसके बाद ठीक है। चलो अब लिखिए जरा बेटा सब लोग। लिखिए, इफ द साइज ऑफ business is small, if the size of business is small, it may be possible, it may be possible that each and every transaction can be recorded, can be recorded in only one book, can be recorded in only one book, that is journal. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, as the size of business increases, it is not possible to record every transaction in one book. As such, as such, journal is divided, journal is divided into number of special journal, number of special journal. These books are known as subsidiary book or day book or special purpose books.
अब आगे लिखिए कंसेप्ट 1 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स लिखो सब्सिडरी बुक्स कंसिस्ट पहला परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, एंड जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो टोटल हम लोग के पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल ये 8 बुक्स हो गई, इनसे मिलके बनता है सब्सिडरी बुक। चलो इसमें लिखो कंसेप्ट 1 परचेज बुक। कंसेप्ट 1 है परचेज बुक। लिखिए इसमें ऑल ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, all credit purchase of goods are recorded in purchase book। is recorded in purchase book। सेकंड पॉइंट में लिखिए क्रेडिट परचेज ऑफ asset is not recorded in purchase book। थर्ड पॉइंट में लिखिए कैश परचेज ऑफ कैश परचेज ऑफ
goods is not recorded in purchase book. Cash purchase of goods is not recorded in purchase book. लिखिए फॉर्मेट। पॉइंट 4 में लिखिए format of purchase book. Format of purchase book. बनाइए फॉर्मेट जैसे मैं बना रहा हूं। पहला कॉलम होगा डेट का, अगला होगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद डिटेल्स, और उसके बाद अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। परचेज बुक। चलो सामने देखिए सब लोग। अब देखो बेटा, आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक का। पहले ये कंसेप्ट समझो, फिर हम इसके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ध्यान से अब सुनिए कंसेप्ट क्या है। देखो, सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट क्या है वो देखिए। देखो बेटा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल। सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद आखिरी में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अभी हम लोग जर्नल पढ़ रहे हैं। अब जर्नल क्या है, जर्नल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बेटा। जर्नल से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, उससे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। पहले व्यापारिक लेन देन होगा, फिर उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, और फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब सुनना बेटा। तो जर्नल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जर्नल एक बुक होती है। जर्नल एक बुक होती है
जैसे मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, तो उसने क्या किया बेटा, एक रजिस्टर बना लिया, दिन भर में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सब क्या कर लेता है, इसी में नोट कर लेता है। लेकिन बेटा अब क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर बिजनेस का साइज छोटा है तब तो आप इसमें लिख दोगे हर एक चीज और जरूरत पड़ने पे मिल भी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे दिन भर में रोज पता चला एक जर्नल भरता चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े व्यापारी है ना, दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सब लिखने पे पता चला एक रजिस्टर रोज भरा चला जा रहा है। तो आज जरूरत पड़ने पे बेटा क्या होता है कि हम काम की बात उसमें मिल ही नहीं पाएगी। जैसे आप ऐसे सुन लो, सिलेबस आपका मान लीजिए छोटा है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक ही कॉपी बना लो, उसी में लिख लो, उससे भी पढ़ लोगे, क्योंकि सिलेबस छोटा है। अगर सिलेबस बड़ा है तो एक ही कॉपी में सब लिखने पे दिक्कत हो जाएगी ना, एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ेंगे। तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, इस जर्नल को जब बिजनेस का साइज बढ़ता है तो ये एक रजिस्टर न बना के 8 रजिस्टर बनाए जाते हैं। कितने बेटा, उन 8 का जो बंडल होता है उसको हम बोलेंगे ये है जर्नल। समझा। और उनको नाम दिया गया सब्सिडरी बुक्स का। वो कौन कौन से होते हैं, ये देखो इतने सारे, इतने सारे। इसमें भी अगर हम कैश बुक को स्प्लिट करें तो एक मेन कैश बुक हो गई, एक पेटी कैश बुक हो गई, तो एक और हो गया। लेकिन वो अब जब कैश बुक में आएंगे तो पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अगर बिजनेस का साइज छोटा है, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो एक जर्नल बना लो, सारे ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड कर लो, वो रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, जरूरत पड़ने पे काम की इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी उसमें से। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है तो वो जर्नल हमारे लिए बेटा, लिखा तो सब उसमें होता है लेकिन काम का नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये 8 बुक्स बनाते हैं। अब इन 8 को मिला के बनेगा जर्नल। जब हमसे पूछा जाएगा जर्नल तो हमारे पास 8 रजिस्टर हैं। और क्या करते हैं, अब ऐसे, अब ऐसे बेटा देखो क्या करते हैं, परचेज के लिए परचेज बुक बना लिया, सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी के लिए ये बुक बन गई, कैश के ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक बन गई। और जो इन सब में नहीं आया उसको लिख दिया जर्नल प्रॉपर में। समझ आया। जैसे आप एक कॉपी लेके आओ, उसी में अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लॉ सब नोट डाउन करो, तो एग्जाम टाइम में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उससे। अगर सिलेबस ज्यादा है 4 कॉपी बना लो, घर जाके मत लिखो, लेकिन यहीं पे जब मैथ्स पढ़ा जाए तो मैथ्स की कॉपी में लिख लिया, अकाउंट्स अकाउंट्स में लिख लिया, लॉ लॉ में, और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में। तो सब सिस्टमेटिकली एक जगह है ना सब कुछ। समझ आए। बस वैसे किया गया, उन चारों को मिला के आप बोलो ये हमारी रफ कॉपी है, क्लासरूम कॉपी ये है। तो बस वैसे यहाँ पे है कि बिजनेस में जब बिजनेस का साइज छोटा है तो सब कुछ एक ही जगह पे लिख के काम चल जाता है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 8 अलग अलग पार्ट्स में। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक, या इसी को बोलते हैं डे बुक, या इसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक, या इसी को बोलेंगे सब जर्नल। तमाम सारे इसके नाम होते हैं। बताओ पहले इसका मतलब समझ में आया क्या होती है सब्सिडरी बुक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है बेटा। अब ये सब पुराने जमाने का है, जैसे आजकल तो क्या है, सब कंप्यूटराइज्ड है, कितना भी हैवी ट्रांजेक्शन हो जाए काम होना सॉफ्टवेयर पे ही है। पहले के टाइम पे ऐसे दिक्कत होती थी, तो क्या होता था, इस ये सब जो तरीका है ये पहले का बनाया हुआ है, लेकिन अब अभी भी हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब देखो एक एक करके, सबसे पहले क्या क्या है इसमें। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा इफ साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल देन इट मे बी पॉसिबल दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इनटू वन बुक, दैट इज जर्नल। But as the size of business increases, it is not possible to record every transaction is one book. As such, journal is divided into number of special journal. These books are known as subsidiary book or day book or special purpose book. अभी तक आपको बस इतना समझाया है। बोलो सब लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई। बताओ। ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटा। तो अब एक एक करके, तो बुक कौन कौन सी हो गई, जरा इनका नाम देखो, बताओ। पहला परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न, फिर सेल्स बुक, फिर सेल्स रिटर्न, फिर बीआरबीपी, कैश बुक, और आखिरी में क्या हो गया, जर्नल प्रॉपर। कौन कौन सा बताओ। परचेज, परचेज रिटर्न,
सेल्स सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी, कैश बुक, और जो इन सब में नहीं लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक जर्नल, जो भी पढ़ के खत्म किया पिछली क्लास में। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या क्या है बुक्स बेटा, एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परचेज बुक। अब आप बताओ बेटा, परचेज वर्ड कब आता था? जब एसेट खरीदते थे कि जब गुड्स खरीदते थे? गुड्स खरीदते थे। तो बेटा, जब हम लोग जब हम लोग क्रेडिट पे खरीदेंगे गुड्स, तो वो लिखा जाएगा परचेज बुक में। जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे किस पे? क्रेडिट पे, कैश पे नहीं। कैश पे खरीदोगे तो वो तो कैश बुक में चला जाएगा। समझ आया ना? ऐसे शॉर्टकट में सुनो, अगर हमने क्रेडिट में परचेज करी गुड्स की तो कहाँ आएगा? परचेज बुक में। क्रेडिट पे सेल करी गुड्स की तो कहाँ आएगी? सेल्स बुक में आएगी। अगर यही क्रेडिट परचेज रिटर्न आ गया तो किस में लिखा जाएगा? परचेज रिटर्न में। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखा जाएगा? सेल्स रिटर्न। बीआरबीपी वो अपनी अपनी बुक्स में जाएंगे। फिर कैश बुक में सारी कैश की ट्रांजेक्शन होगी, क्योंकि यहां से यहां तक तो हम लोग क्रेडिट वाला ही लिखे जा रहे हैं ना। बीआरबीपी में ही कौन सा इमीडिएट पैसा मिल जाता है? पैसे टालने के लिए ही तो बीआरबीपी बनाया जाता है। समझ आए? तो अब बेटा, तो कैश वाली ट्रांजेक्शन आएगी कैश बुक में, बाकी सब लिखा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। बताओ पहले यहां तक समझ में आए? चलो बताओ, कैश बुक में क्या लिखा जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। परचेज बुक में क्या लिखोगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? फिर परचेज रिटर्न में उसी का रिटर्न कर दिया तो उसमें लिख लेंगे। फिर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां लिखोगे? सेल्स बुक में। वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक में। और बीआरबीपी अगर कोई अपने पास है तो वो कहां लिखोगे? बिल्स रिसीवेबल बुक में, बिल्स पेबल बुक में। और कैश वाले ट्रांजेक्शन सब कहां लिखोगे बेटा? कैश बुक में। और जो इन सब में नहीं आएगा वो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। क्या इसमें नहीं जाएगा? तमाम सारे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। अब ना ये कैश की है ना क्रेडिट की है, बोलो। तो अभी मैंने कहा नहीं था, नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन आते हैं, तो उसमें तो आएगा नहीं। कैश है नहीं तो इसमें आएगा नहीं, तो कहां लिखा जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो सब कहां आती है? जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गया? उसमें से पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। ठीक है, परचेज बुक सॉरी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्रेडिट परचेज। अब एक काम करो बेटा, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं पहला। तो एक काम करो, ऐसे एक फॉर्मेट बना लो, पूरे पेज में एक पूरा पेज लग जाएगा। बस ये समझा के मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलो बेटा देखो, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे परचेज बुक। तो मैंने बताया परचेज बुक में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या लिखते हो? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब बताओ इसका उल्टा क्या हुआ? इसका मतलब कैश परचेज अगर गुड्स की होगी तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। कहां जाएगा? कैश बुक में। अच्छा, अगर क्रेडिट परचेज एसेट का हुआ, किसका? तो भाई एसेट को हम परचेज, एसेट जो है, एसेट को हम परचेज बोलते ही नहीं। एसेट को तो एसेट से लिखा जाता है ना, परचेज तो गुड्स होता है, तो इसमें खाली गुड्स लिखा जाएगा, एसेट आएगा नहीं। समझ में आ रही बात? अब बताओ फिर से, क्या क्या आएगा परचेज बुक में? नंबर एक, क्रेडिट परचेज ऑफ, क्या क्या नहीं आएगा? कैश परचेज ऑफ गुड्स और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये बेटा 4 कॉलम है और इसी में काम होगा। अब ये देखो, एक क्वेश्चन करके समझ में आएगा कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो यहां से बुक मिली है उसमें पहला क्वेश्चन देखो, ये पढ़िए। अब यहां लिखा है द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। कह रहे हैं नारायण एंड कंपनी की बुक में ये सब डेटा मिला, ये सब डेटा मिला। अब हमसे कह रहा है परचेज बुक बनाओ। तो सबसे पहले जब भी परचेज बुक बनानी होगी तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये बेटा इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया, एक कॉलम हो गया डेट का, सबसे बड़ा हमें पर्टिकुलर्स का कॉलम रखना है, और फिर डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखो बेटा, जब आपने उसमें पहले कभी 11th-12th में अगर परचेज बुक पढ़ा था तो उसमें एक कॉलम आता था SGST CGST का ना, IGST का। लेकिन क्या है, अब हम लोग को अपने सिलेबस के हिसाब से करना है ना, हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के स्टडी मैट में उसका अलग से जिक्र नहीं है। समझ में आया? तो जैसे है स्टडी मैट में वही फॉर्मेट हम लोग को आगे कैरी करना है, तो हम लोग इसी में अपना लिखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो अब पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, उसके बाद डिटेल्स और अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें लिखते चले जाते हैं। ये है परचेज बुक। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो लिखा है, फरवरी का सारा डेटा है। 1 फरवरी को परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल at the rate 100 per gross, 1 gross register at the rate 240 per dozen, less trade discount 10%। ऐसे लिखा है। अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले दुकान का नाम, पहले यहां तो मान लो डेट हो गया, यहां लिख दिया फरवरी, ये पहली तारीख हो गई। अब ऐसे लिखेंगे मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, पहले दुकान का नाम लिखा जाएगा जहां से खरीदा। अब उसके नीचे लिखेंगे क्या क्या खरीदा। तो इसमें लिखा है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 100 पर ग्रॉस, फिर लिखा है 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डोजन, और इसका करेंगे यहां पे टोटल, जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। तो अब चलो यहां पे देखते हैं क्या इनका रेट है। रेट तो लिखा है खैर हम लोगों ने, देखो बेटा क्या है, 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदे हैं 100 पर ग्रॉस, तो ये हो गया 100 इंटू 5, 500 हो गया। और ये देखो 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे हैं और 240 पर डोजन, तो अब ये हो गया
240 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2880, 2880। एक ग्रॉस में 12 डोजन। एक ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? 12 डोजन एक ग्रॉस में। एक डोजन का रेट कितना है? 240। तो पूरे का कितना हो गया? 240 इंटू 12। यहां मैं नीचे लिख भी दे रहा हूं, 240 मल्टीप्लाइड बाई 12। अच्छा, दोनों का आप टोटल कर लेंगे, 3380, और इसमें से 10% का डिस्काउंट माइनस कर दो, 3383042 का आपका नेट परचेज हो गया। इस तरीके से बेटा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलो अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है। सेकेंड फरवरी को लिखा है परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक एंड 30 पर डोजन। तो बेटा ये कैश में खरीदा है ना, तो ये तो कैश बुक में जाएगा। हम लोग क्या बना रहे हैं? परचेज बुक। तो नहीं आएगा ना, क्या क्या आएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या नहीं आएगा? कैश परचेज, और कैश परचेज ऑफ गुड्स, और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। चलो आगे बढ़ो। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर तो एसेट हो गया ना, तो ये नहीं आएगा, यही ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ो। परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, और तो ये देखो क्रेडिट पे खरीदा है, और तो ये गुड्स हो गया, ये लिखा जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे 4 तारीख को, 4 फरवरी को, पहले दुकान का नाम लिखिए, द पेपर कंपनी, 5 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट 100, तो हो गया 500। 10 reams of ruled paper 150, 10 reams of ruled paper at the rate 150, तो हो गया 2000 का। अब एक बार देख लो कोई डिस्काउंट है इस पे? 10% का है इस पे भी, माइनस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, दैट इज 200, तो ये फाइनली हो गया 1800 का। फाइनली ये हो गया 1800 का। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन 5 तारीख को। देखो क्या लिखा है 5 तारीख को। परचेज्ड 1 डोजन जेल पेन एट द रेट 15 फ्रॉम मेसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे है, गुड्स है, तो हम लिख सकते हैं इसको मेसर्स वर्मा ब्रदर्स 1 डोजन जेल पेन एट द रेट ₹15 ईच, 180। और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं लिखा है तो होगा भी नहीं, तो ये 180 कर दो बाहर, इसका टोटल कर लो, बन गई परचेज बुक। ऐसे लिखा जाता है 5022, 5022।
ठीक है बेटा, ये हो गया। अब चलिए आगे लिखिए। समझ में आया सबको? चलो अब इसी के नीचे लिखिए, another format of purchase book, another format of purchase book, अब यहां पे वो फॉर्मेट जो आपने पढ़ा था पहले, जीएसटी वाले कॉलम्स छोड़ के। जब बहुत कम गुड्स होते हैं, इसमें देखो दो ही तीन टाइप के सामान खरीदे तो एक ही में लिख दिया सब कुछ। जब थोड़ा ज्यादा होता है तो उसके लिए अलग से कॉलम बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक। तो देखो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, लिखिए पहला कॉलम बनाइए डेट का। पहला कॉलम हो गया डेट का, जैसे अभी किया था। दूसरा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स को हम लोग नेम ऑफ सप्लायर भी बोल सकते हैं। सप्लायर के नाम भी तो इसी में लिखते हो ना। डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद डिटेल, उसके बाद बेटा ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फिर अगला कॉलम है नेट परचेज, नेट प्राइस, फ्रेट और टोटल। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट एंड टोटल। चलो बन गया। चलो अब ये क्या है बेटा, देखिए, देखो सुनो, अब ध्यान से अब सुनिएगा बेटा, ये फॉर्मेट क्या है। देखो ऐसा है, हमने यहाँ पे पिछले में भी डेट लिखा था, यहाँ भी डेट लिखा, पर्टिकुलर्स यहाँ भी है, डिटेल यहाँ भी है। अब पिछले में यहीं पे अमाउंट आ गया था। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पहले हमने ग्रॉस अमाउंट लिखा। ग्रॉस अमाउंट का मतलब हुआ ये जो आया था ये है ग्रॉस अमाउंट। फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। माइनस करने के बाद जो आया था ये हो गया हम लोग का नेट प्राइस। यहां तक समझ में आ रहा है? जैसे वहां दो ही तीन आइटम थे ना, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा हो तो ऐसे लिख के, तो क्या होगा इससे, जैसे इसका टोटल कर लोगे पता तो चल जाएगा इतने का ट्रेड डिस्काउंट ले लिया है। समझ आया? बस बात ये है। अब ये देखो यहाँ पे फ्रेट, जैसे बताओ
बल्क में जब परचेजेस करोगे तो गुड्स को दुकान से अपने यहाँ तक लाने में किराया भी तो लगेगा ना। तो सबका जितना अलग अलग किराया है, किराया भी लिख लिया, तो फाइनली सामान हमको इतने का पड़ा ना। हमने पहले सामान खरीदा तो 100 रुपए मान लो उसने बताया, 10 रुपए छोड़ दिए तो 90 पड़ा, और लाने का हमें 30 रुपए किराया देने पड़ा, तो 120 का पड़ा ना दुकान तक आते आते। समझे? तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि पिछला गलत है और ये वाला सही है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम चाहें तो इसी में, जैसे यहाँ इंडिविजुअली यहाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, मान लो फ्रेट होता तो यहीं फ्रेट ऐड कर देते ट्रेड डिस्काउंट के बाद, फिर यहाँ लिख देते। बात समझ में आ रही है? देखो इधर, जैसे मान लो 2 मिनट के लिए इसमें, यहाँ पे फ्रेट होता 100 रुपीज का सपोज करो, तो हम इसको बाहर ना ले जाते, अब यहाँ पे फ्रेट लिख के 100 रुपीज ऐड करके अब यहाँ बाहर लेके जाते। समझ आ रहा है? रिकॉर्डिंग तब भी हो जाती। तो कैसे भी करो दोनों सही है, कुछ कोई गलत नहीं है। दोनों आपके पास है तो मैंने दोनों डिस्कस कर दिया कि ऐसे आप, कोई प्रेस्क्राइब्ड बहुत इसका फॉर्मेट है नहीं। तो अब आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन पे, सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। पहले ऐसे बना लो जैसे मैंने कैश बुक बनवाया है, ऐसे कैश बुक बनवा लो। ये हो गया, कितने कॉलम बनाए थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉलम बना लो। सबसे ज्यादा स्पेस हमें चाहिए केवल पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बाकी सब में वही अमाउंट लिखना है। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट एंड टोटल। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल। परचेज बुक, परचेज बुक बन गया। चलो अब देखो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, खाली इसमें परचेज बुक बनाना होता तो आप भी बना लेते। अब इससे एक चीज और सीखोगे। देखो क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। इसको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? तो लेजर तो अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन काम चलाओ उतना बता देंगे जिससे समझ में आ जाएगा कैसे पोस्टिंग होगी। ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, पढ़िए शुरू से। सबसे पहले 4 अप्रैल को, तो डेट में यहां लिख दिया 4 अप्रैल, अप्रैल 4। अब देखो क्या लिखा है बेटा, परचेज्ड फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। तो अब ये पहले नाम लिखा जाएगा अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस
ठीक है, अब यहाँ लिखो बेटा क्या क्या खरीदा। 100 डोजन ऑफ रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट 120 पर डोजन, लिखिए इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 डोजन ये आ गया कितने का? 12,000। ठीक है, आगे बेटा लिखा है 200 डोजन ऑफ पालकी लेदर चप्पल एट द रेट 300 पर डोजन, लेस 10% रेट डिस्काउंट, फ्रेट 120%। ये भी लिखो नीचे उसी के। 200 डोजन ये हुआ 60,000 का। इसका टोटल आ जाएगा हम लोग के पास 72,000। टोटल लिखा जाएगा ग्रॉस वाले कॉलम में, उसके नीचे नहीं। 72,000 और अब यहां से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 7,200 लिखा जाएगा बेटा। 7,200 तो नेट प्राइस पड़ा हम लोगों को 64,800 का। 150 का फ्रेट दिया है, तो ये टोटल हो गया 64,950 का। जब ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे तो इस तरीके से आप बनाओगे परचेज बुक। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। 15 अप्रैल को परचेज्ड फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स, तो ये आ गया 15 अप्रैल बालाजी ट्रेडर्स। क्या क्या खरीदा वो लिखेंगे। 50 डोजन मैक्स शूड, ये शूज है बेटा, एट द रेट 400 पर डोजन। 50 डोजन मैक्स शूज एट द रेट 400, तो ये हो गया 20,000 का। 100 पेड स्पोर्ट शूज 140। 100 पेयर स्पोर्ट शू एट द रेट 140, तो ये आ गया 14,000। आगे लिखा है इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, 200 रुपए का फ्रेट, तो फ्रेट लिख दिया फ्रेट में। अब इसका टोटल
पहले लिखा जाएगा 34,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 3400, तो ये पड़ा 30600 का, 200 रुपये ऐड कर लो तो 30800। 30800। चलो लास्ट फ्रेट भी हो गया। 28 अप्रैल को परचेज्ड फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज, तो पहले डेट लिख लीजिए। 28 अप्रैल को तृप्ति इंडस्ट्रीज, अब देखो क्या क्या परचेज किया है, लिख डालते हैं यहाँ पे। 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट 400 पर पेयर, 40 पेयर शूज एट द रेट 400, तो हो गया 16,000 का। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट द रेट 80 पर डजन, लेस 10% रेट डिस्काउंट, फ्रेट 100। फ्रेट में पहले लिख दो 100। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 18,000। ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका टोटल पहले लिख दिया 34,000। अब इसका टोटल कर लेंगे। पहले कॉलम का तो पता चल जाएगा ग्रॉस कितने का है, दूसरे में ट्रेड डिस्काउंट पता चल जाएगा, तीसरे में नेट परचेज, चौथे में पूरा फ्रेट, पांचवे में टोटल परचेज। तो 1,40,000, 14,000, 126,000, 450, 126,450। हो गया बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हम लोग बेटा, देखो लेजर बनेगा कौन कौन सा, जितनी जगह से गुड्स खरीदा है उनका, एक अजय इंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स, तृप्ति इंडस्ट्रीज, तीन तो ये हो गए। चौथा बनेगा परचेज का, और पांचवा फ्रेट का। पांच। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लिखते नहीं। देखो, देखो बेटा, एक इनका अकाउंट बनेगा, एक इनका बनेगा, एक इनका बनेगा, तो तीन तो ये हो गए। और इसके बाद चौथा बनेगा फ्रेट का, पांचवा बनेगा परचेज का। तो फटाफट पांच लेजर बनाओ जल्दी से इसी के नीचे। बस दो दो लाइन उसमें लिखनी है, तो कोई बहुत स्पेस लेके मत चलना। सबसे पहले परचेज अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगला बनाएंगे फ्रेट का। तो पहले परचेज हो गया, उसके बाद फ्रेट, उसके बाद अजय, बालाजी ट्रेडर,
हाँ देखो बेटा, अब चलो पोस्टिंग करते हैं। अब सब लोग स्क्रीन पे देखिए, देखो इधर। अब ऐसे लिखा जाएगा, देखो ये हमारी बन गई परचेज बुक। ध्यान से अब सुनिएगा, ये बन गई हम लोग की परचेज बुक। तो अब हम लोग यहां से बेटा लेके जाएंगे परचेज अकाउंट में। पहले बताओ परचेज कितने की हुई हम लोग की, टोटल परचेज कितने की हुई? 1,26,000 की, ठीक है। टोटल परचेज हो रही है, ये गलत लिखा है क्या मैंने? ये इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा? सही है, ठीक है। देखो बेटा, तो टोटल परचेज हम लोग की हुई 1,26,450, लेकिन इसमें 450 तो रेट वो फ्रेट है, फ्रेट का अकाउंट अलग से बना है। तो हम लोग परचेज में केवल लिखेंगे 1,26,000। तो यहां लिखिए 30 अप्रैल को टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000। ऐसे फ्रेट में लिखेंगे 30 अप्रैल को टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 450। टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 450। पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। अब अजय वाले अकाउंट में आओ, यहां लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट और बाई फ्रेट अकाउंट। 64,800 का परचेज था, 150 का फ्रेट था, ठीक है। ऐसे इसमें बालाजी ट्रेडर्स में बाई परचेज 30600, बाई फ्रेट 200। यहां पे लिखेंगे बाई परचेज 30600, बाई फ्रेट 100। ये लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो बन गया सबका? चलो देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन कर दें। अब ध्यान से सुनिए सब लोग। देखो इधर, सब लोग देखो नीचे, ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये है लेजर। क्या है बेटा? अभी आगे पढ़ोगे आप, ये है लेजर। लेजर हमेशा हम लोग टी शेप में बनाते हैं, ठीक है। ये लेजर हो गया। जैसे परचेज अकाउंट बनना है तो ऐसे लिख दिया, ये हो गया परचेज का अकाउंट। अब इसमें ये डेबिट की साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। एक कॉलम हो गया हमारे पास डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का डेबिट साइड में।
सिमिलरली इधर एक कॉलम हो जाएगा डेट का, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का क्रेडिट साइड में। बोलो यहां तक समझा ना? अब बताओ क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही होती है ना? तो अब जैसे मान लो इस एंट्री को यहां लिखना हो तो बताओ परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? तो यहां देखो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यहां डेट डालेंगे, यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर और यहां अमाउंट लिख दिया जाएगा। समझ आए? जब परचेज डेबिट होगी तो डेबिट साइड में लिखा होगा, क्रेडिट होगी तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अभी आगे और डिटेल में पढ़ोगे। तो अब देखो टोटल हमारी परचेज पड़ी 1,26,450 की, लेकिन 450 इसमें किराया है। तो ये तो परचेज बुक हो गई। अब इतना सब कुछ लेजर में नहीं लिखा जा सकता ना, एक एक डिटेल, तो वो डिटेल यहाँ आ जाती है। अब इसका टोटल हमने लेजर में डाल दिया, यहाँ लिख दिया। जब भी परचेज करोगे तो एंट्री तो यही होगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बोलो बेटा। तो यहां हमने लिख दिया टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, परचेज लिख दी, और यहां पे फ्रेट वाले में फ्रेट आ गया। अब क्रेडिट देखो, परचेज डेबिट हुआ था, अभी आपने बताया था परचेज डेबिट होगा। जरा बताओ फ्रेट की क्या एंट्री होगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, उसका भी कई बार होता नहीं, जहां से हमने सामान मंगवाया वो सामान भिजवा भी देगा, पैसे एक साथ ले लेगा दोनों के। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट फ्रेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर देखो क्रेडिट हुआ है और ये दोनों डेबिट हुए हैं, तो ये देखो परचेज में डेबिट साइड लिखा, फ्रेट में डेबिट साइड लिखा, लेकिन तीनों क्रेडिटर में कहा लिखा, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिटर क्रेडिट हुआ था इसलिए इसके में क्रेडिट साइड में लिखा, तो ये आ गया। इनसे जितने की खरीदी थी, इनसे जितने का खरीदा था, इनसे जितने का खरीदा था, ये देखो यहाँ पूरी डिटेल है। 64,800 का एक से, 30600, 30600 ये आ गया। फिर किराया 150, 200 और 100, तो ये आ गया 150, 200 और 100। तो ये ऐसे इंडिविजुअल सब में पोस्टिंग कर दी। अभी जब लेजर पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं परचेज बुक। समझ में आ गया कैसे बनेगी परचेज बुक? अब अगली हेडिंग बनाइए सेल्स बुक। लिखिए कंसेप्ट नंबर 2, सेल्स बुक। कंसेप्ट नंबर 2, सेल्स बुक। लिखिए इसमें बेटा। जैसे परचेज बुक में लिखा था क्रेडिट परचेज, वैसे इसमें क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल। किस चीज का? गुड्स का। तो क्या क्या नहीं लिखेंगे? कैश सेल और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेकंड पॉइंट में लिखिए कैश सेल ऑफ गुड्स is not recorded in sales book। थर्ड पॉइंट में लिखिए क्रेडिट सेल ऑफ एसेट is not recorded in sales book। फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है परचेज बुक के तरीके से जैसे पहला वाला बनाया था। फॉर्मेट ठीक वैसे ही है। फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक वही 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स डिटेल एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स
डिटेल्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। चलो अब फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं। बन गया फॉर्मेट? अब ये वाला देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन किया था परचेज वाला, एकदम वैसे ही पार्टी का नाम लिखना है, एक एक चीज जो खरीदी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने चल रहे हैं। फटाफट फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। सेल्स बुक। जैसे परचेज बुक बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी, खुद से भी बना सकते हो आराम से। चलो शुरू करते हैं बेटा, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है फॉलोइंग आर सम ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2017 एज पर देयर वेस्ट बुक, मेक आउट द सेल्स बुक। कह रहे हैं बेटा इसको ऐसे ही कहीं कॉपी कर लिया था इन लोगों ने, अब सेल्स बुक बनानी है। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। तो पहले हम लोग जैसे पार्टी का नाम लिखते थे, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, और क्या क्या बेचा है देखो, 30 शर्ट्स एट द रेट 800, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 1000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां लिख देंगे 30 शर्ट्स एट द रेट 800, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 1000। तो 24,000 का ये आ गया और 20,000 का ये आ गया, टोटल हो गया 44। माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, $39,600। 39,600। आगे देखो, डेट दी नहीं बेटा तो डेट में कुछ लिखा नहीं। अब यहां लिखा है, सब बच्चे देखो सामने, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सैगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 8,000। आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा कि नहीं बताओ, क्यों नहीं आएगा? फर्नीचर एसेट है, ठीक है। फिर पढ़ो, सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स एट द रेट 800 पर शर्ट। तो अब ये लिखना होगा, लिखिए, मेसर्स जैन एंड सन्स 50 शर्ट्स एट द रेट 800, और इनको कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है, तो सीधे बाहर लिख लो 40,000। आगे लिखो, मैसर्स माथुर एंड जैन। अगला देखो, माथुर एंड जैन, ये बेटा देखो, सोल्ड 13 शर्ट्स, ये कैश में बेचा है तो कैश वाला तो आएगा नहीं, क्रेडिट वाला आएगा। अब सोल्ड ऑन क्रेडिट टू माथुर एंड जैन, ये आएगा, शर्ट, ओवरकोट और ट्रेड डिस्काउंट लिख लेते हैं। तो यहां हमने लिखा माथुर एंड जैन 100 शर्ट at the rate 750, 10 overcoat at the rate 5,000, less 10% trade discount total करके। अब इसका टोटल कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा टोटल सेल्स, ऐसे बनती है सेल्स बुक। टोटल कर लो बेटा, देखो कितना आ रहा है, 1,92,100। चलो अब इसके नीचे लिखिए कंसेप्ट 3, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। लिखिए, दिस बुक is used to record the return of such goods as were purchased on credit basis. This book is also known as
return outward book. This book is also known as return outward book. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखिए फॉर्मेट। बिल्कुल जैसे परचेज बुक पहले बनाई थी वैसी बनती है परचेज रिटर्न बुक। 4 कॉलम होंगे, एक डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, उसके बाद डिटेल्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। चलो बताओ, क्रेडिट परचेज किस बुक में लिखते थे बेटा? क्रेडिट परचेज किस बुक में लिखते थे? परचेज बुक में। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न कहां लिखोगे? परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है। सब लिखने का तरीका वैसे ही होगा क्या? यहाँ पे डेट आएगी, पार्टी का नाम जैसे लिखा था ना, एक एक आइटम उसका टोटल, और फिर फाइनल अमाउंट जो होगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, क्रेडिट सेल ऑफ, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ही केवल यहाँ पे लिखा जाएगा। आगे लिखो, कंसेप्ट नंबर 4, सेल्स रिटर्न बुक। या इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, यहां भी लिखिए, लिखिए, दिस बुक is used to record the return of such goods as were sold to the customer on credit basis. On credit basis. This book is also known as return inward book. This book is also known as return inward book. Format of return inward book, जैसे सेल्स बुक बनी थी बिल्कुल वैसे ही ये भी। एक कॉलम होगा डेट का, एक होगा पर्टिकुलर्स का, डिटेल्स एंड अमाउंट। जैसे हमने सेल्स बुक बनाई थी एग्जैक्टली सेम बनती है सेल्स रिटर्न बुक।
डेट वाले कॉलम में डेट लिखोगे, लिख लिया बेटा? तो इसमें क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश सेल्स का अगर रिटर्न आया है तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ फर्नीचर अगर आया है तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, और सब कुछ वैसे डेट वाले कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स में पार्टी का नाम, फिर डिटेल्स और एक एक चीज सब कुछ वैसे ही बेटा लिखा जाएगा। तो अब आज हम लोग यहीं तक इसमें करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।